लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए थे नीट के जो 30 ईयर्स में आ रहे थे। आज आपको 25 के आगे 26 से कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके ये आज तीसरा लेक्चर है। टोटल मिला के 4 लेक्चर में इसमें टोटल 56 क्वेश्चन है। चारों लेक्चर में आपको 56 क्वेश्चन को कंप्लीट करा देंगे। तो तीसरा लेक्चर है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपको 4th लेक्चर मिलेगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 26 नंबर का, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाई 10 mmHg। 10 mmHg क्या होता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है जब इसमें सॉल्यूट मिलाएंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन ये दिया है, दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सोल्यूशन इज 2। इस कंडीशन में दे दिया है जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है X2 है वो कितना दिया है 0.2 दिया हुआ है। सेकेंड कंडीशन ये दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20। अगर इसको 20 mm वेपर प्रेशर डिक्रीज करना है, ठीक है, तो उस समय यहाँ पूछा है X1 कितना होगा। यहाँ पे X2 दिया हुआ है, यहाँ पे X1 पूछा है और किस कंडीशन पूछा है 20 mmHg डिक्रीज करता है। तो इसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट लॉ था वो लगाएंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट लॉ क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको लिखते हैं P डिवाइड बाई P0 और इक्वल टू होता है X2। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे निकालेंगे हम। अब जो डेल्टा P है, डेल्टा P की वैल्यू यहाँ दी गई है, तो इसके लिए 2 केस लिखेंगे, पहला केस दूसरा केस। तो पहले केस में लिखेंगे डेल्टा P की जगह लिखेंगे 10 और नीचे हो गया P0 इक्वल टू X2 की वैल्यू यहाँ दी गई है, ये दिया है 0.2। सेकेंड केस जो है, सेकेंड केस में यही जो डेल्टा P है चेंज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कितना दिया 20 दिया हुआ है और नीचे वापस P0 लिखेंगे और यहाँ पे जो X2 की वैल्यू है वो सबसे पहले तो हमको X2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालना क्वेश्चन में तो X1 है, लेकिन यहाँ से क्या निकलेगा, सबसे पहले X2 की वैल्यू निकलेगा। तो 2 इक्वेशन हो, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 पे 0.2 आ रहा है तो 20 पे 0.4 आएगा। तो यहाँ पे X2 की वैल्यू आ जाएगी 0.4। तो हमें X2 की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें क्या निकालना था X1 की वैल्यू। तो सिंपल X1 X2 का रिलेशनशिप क्या होता है, X1 प्लस X2 इक्वल टू होता है 1। ये वैल्यू 0.4 है और ये वैल्यू निकालना है हमें X1। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो X1 हो जाएगा 0.6। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 और इसमें 26 का आंसर होगा B। तो B है 0.6। अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसा कि 27 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ द गिवन टेम्परेचर ऑफ द आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल। ये दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया नॉन वोलेटाइल इतना है, इतना मोल है पहला चीज़। दूसरा डेटा इसमें दिया हुआ है इज 60 mmHg और साथ में दिया है 0.8 मोल इसमें है सॉल्वेंट है। तो दोनों चीज़ दिया है, सॉल्यूट का मोल दिया है, सॉल्वेंट का मोल दिया हुआ है और दिया हुआ है इतना इस पे वेपर प्रेशर है, ठीक है। जब ये कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो वेपर प्रेशर इतना आता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहुँच दिया सेम टेम्परेचर पे। तो इसको भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फर्स्ट लॉ से ही निकालेंगे। वापस फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा P डिवाइड बाई P0 इक्वल टू X2, ठीक है। तो डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ये हो गया और डेल्टा P को लिख सकते हैं P0 माइनस PS, ये लिख सकते हैं। और X2 को हम क्या लिख सकते हैं, X2 लिख सकते हैं N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, जहाँ N2 क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर भी N2 और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के हैं। अब इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हमेशा क्वेश्चन करना होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो N1 प्लस N2 ये लगभग बराबर हो जाएगा N1 के। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये रूल लिखते हैं, तो यहाँ पर N2 डिवाइड बाई सिर्फ N1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको लिखना यहाँ पे हो जाएगा N2 डिवाइड बाई N1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वेपर प्रेशर, ये है 60। तो ये जो 60 वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका
सलूशन का, तो लिखेंगे पी नॉट माइनस यहाँ हो गया 60 डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू N2 यहाँ पे दिया हुआ है, ये सलूट है यही होता है 2 और जो सॉल्वेंट होता है इसको मानते हैं 1, तो यहाँ लिख देंगे 0.2 और डिवाइड बाई, या फिर यहाँ पे पूरा ही कर देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों मिला के 1 हो जा रहा है, तो कभी भी ज़्यादा सिंपल अगर हो रहा है तो पूरा ही लिख लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 0.2 प्लस 0.8, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 0.2, ये दोनों मिलके हो गया 1। अब ये मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया, अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वापस पी नॉट माइनस 60 डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू 0.2। अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं इसके आगे का, तो इसके बाद यहाँ पे है पी नॉट माइनस 60 इक्वल टू पी नॉट का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2 पी नॉट हो गया। अब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा पी नॉट माइनस 0.2 पी नॉट इक्वल टू 60, इसमें से गया तो हो जाएगा 0.8 पी नॉट इक्वल टू 60, तो पी नॉट इक्वल टू हो गया 60 डिवाइड बाई 0.8, इसको लिख सकते हैं 600 डिवाइड बाई 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, डिवाइड करेंगे 2 और 3, इसको कर देंगे तो हो जाएगा 100, ये पूरा आ जाएगा 75, 4 से इसको कर देंगे तो 25 हो गया 75 mmHg। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा 75 mmHg। तो इसमें जो आंसर है इसका आंसर है सी, तो 27 का जो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा 75 mmHg। तो ये हो गया। अब करते हैं 28 वाला क्वेश्चन। तो जैसा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 28 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले तो बेंजीन दिया हुआ है कि बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना दिया है 1 to 1.8 mmHg। अब इसमें जो सलूट मिलाते हैं, सलूट है 15 ग्राम सलूट है जो कि है नॉन वोलेटाइल सलूट। और कितने मिलाते हैं इसमें साथ में जो बेंजीन है 250 ग्राम बेंजीन में मिलाते हैं। तो जो सॉल्यूशन बना सलूट 15 ग्राम और जो सॉल्वेंट है बेंजीन यहाँ पे है और वो है 250 ग्राम, तो इससे एक सॉल्यूशन बना। और सॉल्यूशन बनने के बाद जो वेपर प्रेशर आया वो घट गया और कितना हो गया 120.2 mmHg, ठीक है। तो पहले प्योर बेंजीन की बात करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है 121.8 mmHg है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर इतना होता है। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ये करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सलूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। और जो सॉल्वेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है 78, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन वेपर प्रेशर पे भी सॉल्व होगा ये भी। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू लिख देंगे x2। अब इसमें जो पी नॉट है ये बेंजीन प्योर सॉल्वेंट है तो यही वैल्यू पी नॉट का हो गया। जो पी एस है सोल्यूशन हो गया, तो सोल्यूशन का ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है पी एस हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 1 to 1.8 माइनस पी एस हो गया पूरे सोल्यूशन का, तो ये हो गया 120.2 और डिवाइड बाई वापस पी नॉट दिया है तो 1 to 1.8 ये वैल्यू हो गया। x2 को लिखना है तो x2 का हम क्या लिख सकते हैं वापस n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। सलूट होता है, सलूट के लिए 2 लगाते हैं, सॉल्वेंट के लिए 1 लगाते हैं। तो यहाँ सलूट की बात करते हैं, सलूट क्या है ये है 15 ग्राम है, तो ऊपर लिखते हैं मास और डिवाइड बाई मोलर मास को हम लिख देते हैं m, इसको भी इतना ही लिख सकते हैं n2 बाई n1 करके करेंगे सॉल्व। दूसरा n1 अब करना है, तो n1 की जगह क्या है ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट है बेंजीन और बेंजीन का जो मास दिया हुआ है यहाँ दिया है 250 ग्राम, तो लिख देंगे मास 250 और उसके बाद ऊपर की तरफ लिखेंगे इसका मोलर मास, और मोलर मास भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 78। तो टोटल ये क्वेश्चन हुआ इसमें इस तरह ये सॉल्व हो गया। ये हो गया 15 इंटू 78 डिवाइड बाई 250 इंटू स्मॉल एम क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सलूट है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 0.6 1 to 1.8 इक्वल टू 3 इंटू 78 डिवाइड बाई 50 m। अब m को इधर ले आते हैं तो m इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 78 डिवाइड बाई 50, ये ऊपर चला जाएगा 1 to 1.8 और डिवाइड बाई 1.6।
तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से निकलेगा और इसका जो आंसर आएगा पूरा कैलकुलेशन के बाद वो आ जाएगा 356.2 ग्राम पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर है इसका ए। तो 28 का जो आंसर होगा ए होगा। अब देखते हैं 29 क्वेश्चन। तो अगला है 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन में पूछा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, जैसा क्वेश्चन में दिख भी रहा है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू। तो रिलेटिव सेम ये क्वेश्चन हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इसी को बोलते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होता है? तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 29 का मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, आंसर सी, 29 का हो जाएगा सी। ठीक है, अब बात करते हैं 30 का। तो 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेम इसी की बात कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ। तो इसमें रेशियो पूछा, तो इसका रेशियो क्या होगा? इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जो होता है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे की तरफ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या फिर इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो पहला नहीं होगा। दूसरा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सेकंड इसका बी से हो जाएगा कि ऊपर की तरफ क्या लेते हैं? सॉल्यूट लेते हैं और नीचे की तरफ क्या लेते हैं? सॉल्यूशन लेते हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन इस कंपोनेंट दिया है कि देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग, दूसरा होता है डेल्टा एच मिक्सिंग, तीसरा होता है डेल्टा एफ मिक्सिंग। ये तीनों वैल्यू क्या होती है? 0 होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो इससे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि देयर नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, दूसरा दिया है नो एंथैल्पी चेंज, तीसरा दिया बोथ, आंसर हो जाएगा इसमें सी। तो सी आंसर में क्या दिया? पहला और दूसरा, ये दोनों चीज़ें कम दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 32 में क्या पूछा हुआ है कि ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है? तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते थे। नॉन आइडियल में भी 2 टाइप के थे, एक था पॉजिटिव डेरिवेटेड और दूसरा था निगेटिव डेरिवेटेड। तो इन तीनों के लिए एक मैंने अलग से वीडियो बनाया था जिसमें उसका ट्रिक बताया था कि कैसे हम जानेंगे इसमें कौन सा जो सॉल्यूशन है, कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा पॉजिटिव डेरिवेटेड है और कौन सा निगेटिव डेरिवेटेड है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिया हुआ है C2H5I और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है दूसरा C2H5OH, ये जो है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अल्कोहल है और अल्कोहल जिस भी कंपोनेंट में रहता है वो क्या होता है? पॉजिटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में क्या दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन, एक कंपोनेंट दिया है Al2SO4 का होल थ्राइस और उसके अलावा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसने पूछा है किसका 1/2 फैक्टर इसके बराबर होगा। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से किसका 1/2 फैक्टर इसके बराबर होगा। तो अगर इसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिजॉल्व करने पे इसमें एल्युमिनियम के 2 आयन बनेंगे, 2 एल्युमिनियम के आयन बनेंगे और SO4 के 3 आयन बनेंगे। ठीक है, तो 1/2 फैक्टर अगर निकालते हैं, आई निकालते हैं, तो आई की वैल्यू इसके लिए हो जाएगा 5। जितने नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट होता है उतना ही इसका आंसर हो जाता है। अब इन चारों ऑप्शन में से देखना है किसकी वैल्यू 5 आ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है K3FeCN6, ये हो गया। इसको अगर डिसोसिएट करते हैं वाटर में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में, इसको डिजॉल्व करते हैं तो 3 आयन इसके बनेंगे पोटेशियम के और 1 आयन इसका बनेगा, टोटल इसकी वैल्यू आएगी 4। बी ऑप्शन है, इसमें जो है इसके 4 बनेंगे। जो सी है, सी में बन जाएंगे 5, K4FeCN6, इसमें बनेंगे टोटल 5। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, दोनों के लिए 1/2 फैक्टर सेम होगा। 4 पोटेशियम के आयन बनेंगे और 1 इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आयन बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर kg। बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया है, कोई कंपाउंड X है, ठीक है, और 0.2 मोल पर kg दिया गया है ये। ठीक है, तो
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सोल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ वाई। तो इसमें दो कंपोनेंट दिया गया है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, और दोनों क्या है, इक्विमोलर है, इक्विमोलर। और इक्विमोलर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है। साथ में क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एक्स का ज़्यादा है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों इक्विमोलर है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वाई का कम है, ठीक है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो एक्स का मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा है वाई से। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक्स का मॉलिक्यूलर मास कम है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि वाई अंडरगो डिसोसिएट इन वाटर वाइल वाई डिसोसिएट हो जा रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि वाई डिसोसिएट हो रहा है लेकिन एक्स डिसोसिएट नहीं हो रहा है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्स डिसोसिएट हो रहा है और वाई डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, और सिर्फ ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे या नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल एक्स का ज़्यादा होगा तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इसमें एक्स जो है ये डिसोसिएट कर रहा है, यहाँ पे वाई कर रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि एक्स डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 34 का हो गया डी। अब बात करते हैं 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है, तो इसमें किसके लिए लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे या फिर आयंस कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला ए ऑप्शन है KCl, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो कितने होगा, 2 आयन बनाएगा। बी है ग्लूकोज, ये 1 आयन बनाता है क्योंकि ये डिसोसिएट होता नहीं है। सी जो है, सी में 2 और 3 5 आयन बनाएंगे, और डी में 3 आयन बनाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस इसमें सी आंसर सही हो जाएगा इसके, क्योंकि 5 आयन बनाते हैं। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना होगा। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछता है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस देखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है अगर लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है, जैसे यहाँ पूछा है लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर देखेंगे। अगर सिर्फ लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो उस समय सबसे लोएस्ट नंबर देखना पड़ता, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो घटाता है, डिप्रेशन करता है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रीजिंग डिप्रेशन पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर के लिए KF की वैल्यू दी गई है। ये कितना दिया हुआ है, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। आगे इसमें क्या दिया है, Na2SO4 ये मिलाते हैं, और ये कितना लेते हैं 5 ग्राम। इस 5 ग्राम को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, और जो वाटर होगा वो लेते हैं 45 ग्राम। तो 45 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो इसका पूछा है वांट ऑफ फैक्टर पूछा है, आई की वैल्यू पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला डेल्टा TF = IKF और स्मॉल m। अब इस वैल्यू में हमें यही I की वैल्यू निकालना है, डेल्टा TF की वैल्यू दिया गया है। तो डेल्टा TF कितना है इसमें, डेल्टा TF भी यहाँ पे लिख देते हैं। डेल्टा TF दिया हुआ है -3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सारी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू है -3.82, ठीक है। ये वैल्यू I की वैल्यू कैलकुलेट करना है। KF का वैल्यू दिया है ये -1.86, और m क्या है, मोलरिटी है। तो मोलरिटी कैसे निकलता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल, और नीचे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकाला, Na2SO4 का निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर मोल्स के लिए मास, तो मास हो गया 5 ग्राम, और यहाँ मॉलिक्यूलर मास हम निकाल देते हैं Na2SO4। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, सोडियम का होता है 23 × 2 प्लस सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। पूरा कैलकुलेट करेंगे, हो गया 46 + 32 + 68 16, ये हो गया। अब इसको टोटल ऐड करने के बाद कितना हो गया 142।
ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिख देते हैं, मोल्स की जगह लिखेंगे यहाँ पे पहले 5 और नीचे मॉलिक्यूलर मास हो गया 142 और नीचे की तरफ लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट है वाटर, वाटर हो गया 45 ग्राम और ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू निकलेगी और यहाँ पे देखिए टिक में लग गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 37 दिया है कि वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएट इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएट इन अनदर सॉल्वेंट इज रिस्पेक्टिवली। अगर डिसोसिएट हो रहा है, अगर ये होता है डिसोसिएट, तो डिसोसिएट अगर हो रहा है तो एक से ज़्यादा आयंस बनाएगा, उस समय आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगा, मोर देन 1। और दूसरा दिया हुआ है एसोसिएट, एसोसिएट में क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया है और साथ में दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिड दिया है, वीक एसिड, और इसका आयोनाइजेशन जो हो रहा है 30% हो रहा है, ये 30% आयोनाइज हुआ, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है क्या चीज़, KF की वैल्यू दी गई है वाटर के लिए 1.86 और पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये निकालना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो जो वीक एसिड है उसको पहले डिसोसिएट करेंगे और डिसोसिएट करने के बाद उसके आई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला लगेगा, यहाँ फार्मूला लगेगा डेल्टा TF इक्वल टू आई KF और M। तो इसमें क्या क्या वैल्यू दिया गया है ये यहाँ पे देख के यहाँ पे वैल्यू को सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो KF की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे 1.86 स्मॉल m मोलरिटी है, इसकी वैल्यू दी गई है 0.1 और चेंज इन टेम्परेचर यही पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो एक ये आई की वैल्यू अगर निकल गए तो फिर इसको आसान हो जाए करना। तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगा, 30% डिसोसिएशन है, तो इसको निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका, जैसे अगर लेते हैं एसिड, ये ले लिए, और अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा H+ और दूसरा बनाएगा A-। इनिशियल केस में इसको मान लेते हैं 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो ये कितना होगा 0 और 0, क्योंकि इनिशियल केस में डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे, जब टाइम t है इक्विलिब्रियम पे, इसका डिसोसिएशन मान लेते हैं कितना होता है, अल्फा मान ली, तो वो दिया 30%। तो अगर 30% डिसोसिएशन हो रहा है तो एक का अगर 30% निकालेंगे तो होगा 0.3, इतना डिसोसिएट हुआ। तो अगर इतना ही डिसोसिएट हो रहा है तो H+ साइन कितना बनेगा, 0.3 बनेगा और A- भी 0.3 बनेगा। अब इसके लिए अगर आई की वैल्यू निकालेंगे तो डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ आयंस डिवाइड बाय डिसोसिएशन के पहले, तो डिसोसिएशन के बाद ये टोटल आयंस है, इसको जोड़ देंगे 1 - 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 और डिवाइड बाय क्या है, डिसोसिएशन पहले कितना है 1 है, तो 1 हो गया। तो टोटल इसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई कितना है, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 1.3 डिवाइड बाई 1, तो इसको होगी 1.3। तो ये आई का वैल्यू निकल गया। अब यही आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी, इसके पूरे कैलकुलेशन में डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को जो है निकाला गया, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है आई निकालने का। तो आई इक्वल टू होता है 1 प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं n-1 और साथ में लिखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है। या n क्या है, वो कितने आयनों में डिसोसिएट हो रहा है, जैसे HI है तो 2 आयन बनाता है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2। इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं, 1 प्लस इसकी वैल्यू दें 2 - 1 और अल्फ़ा 30% दिया हुआ है, तो 30% को लिखते हैं 0.3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1.3 आएगा। तो ये 2 तरीका है सॉल्व करने का। प्रीवियस वीडियो में आपको लेक्चर 14 में इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कैसे कैसे ये वैल्यू आया है, कैसे कैसे निकाला गया है, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 200 ml एक्वस सोल्यूशन दिया, ये सोल्यूशन हो गया और इसमें क्या मिला रहे हैं, प्रोटीन मिला रहे हैं। प्रोटीन कितना है, 1.26 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। और टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, ये टेम्परेचर है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ये भी दिया 2.57 × 10⁻³ बार, ये वैल्यू भी दे दिया है। आर का वैल्यू दिया है 0.083। ये सारे वैल्यू दिए गए हैं। पूछ क्या रहा है, पूछा हुआ है मोलर मास ऑफ प्रोटीन का मोलर मास कितना होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फार्मूला लगा देना है। तो पाई = ICRT, ये फार्मूला होता है।
अब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाए, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पाई की जगह ये दिया हुआ है, पाई का वैल्यू हो जाएगा 2.57 इंटू 10⁻³ आई की वैल्यू लिख देंगे 1। अब यहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोल को लिखते हैं मास, तो मास दिया है 1.26 डिवाइड बाई मोलर मास को मान लेते हैं m2, क्योंकि यही हम कैलकुलेट करना है, और डिवाइड बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 200, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई 200, और ml में दिया है तो इसमें 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये सी की वैल्यू हो गई। अब आर और टी की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 0.083, आर का वैल्यू हो गया, और टी दिया है 300 केल्विन, यहाँ 300 हो गया। ठीक है, इसी पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी, m को इधर कर देते हैं, तो m2 हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1.26 इंटू 1000 इंटू 0.083 इंटू 300, और डिवाइड बाई ये वैल्यू नीचे आ गया, ये 200 तो नीचे था ही, इस वैल्यू को भी लिख देंगे 2.57 इंटू 10⁻³ इस पूरे वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा ये ग्राम में, ग्राम पर मोल लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा m2 की वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 39। अब क्वेश्चन नंबर है 40। तो क्वेश्चन नंबर है 40 दिया हुआ है कि एक सोल्यूशन है ऑफ सुक्रोज का एक सोल्यूशन बनाते हैं, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 दिया गया है इसमें, साथ में ये डिजॉल्व होता है 68.5 ग्राम सुक्रोज, इतना लेते हैं, सुक्रोज का इतना लेते हैं मास, इतने ग्राम का सुक्रोज है, और इसको 1000 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं। तो पूछा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दिया है, सोल्यूशन का क्या होगा, और साथ में दिया है KF की वैल्यू दी गई है वाटर के लिए 1.86। ठीक है, तो इसको भी डायरेक्ट फार्मूले पे भी सॉल्व किया जा सकता है, तो होता है डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू स्मॉल एम क्या है, मोलर है, मोलरिटी है। ठीक है, तो इस फार्मूले से निकालेंगे हमें। ठीक है, यही वैल्यू पूछा गया है, इसको कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, KF का वैल्यू दिया है 1.86। अब मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी होता है, ऊपर लिखते हैं मास दिया है 68.5 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास 342, और डिवाइड बाई क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 हो गया, और ग्राम में दिया है तो ऊपर क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमका डेल्टा TF निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा TF हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सोल्यूशन का पूछा गया है, तो ये डेल्टा TF इक्वल टू होता है, आते हैं तो होता है डेल्टा TF माइनस TFS हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन के लिए, इसको S लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया सोल्यूशन के लिए, ये हो गया प्योर के लिए। तो ये वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पर, जो प्योर वाला है, तो प्योर वाला हमेशा वाटर के लिए 0 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए 0 हो गया, माइनस ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया, और ये 0, तो ये वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी क्वेश्चन कराएंगे।